अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। देन हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स को। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर कि किस तरह से एक वेक्टर को अगर हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के आगे आने वाले टॉपिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना, जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें हम देखेंगे कि एक वेक्टर को जब हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन आज के टॉपिक में हम देखेंगे हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। तो आज के टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर्स को ऐड करवाना सीखा, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना सीखा। आज हम देखेंगे वेक्टर को एक स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट वी हैव अ स्केलर नंबर n। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम 3 सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज दैट कि ये n स्केलर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर नंबर n नेगेटिव भी हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है स्केलर नंबर n एक स्केलर क्वांटिटी भी तो हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, केस 1 को डिस्कस करते हैं। Case 1 is when scalar number n is positive. Positive means that n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, n पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम एक वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर नंबर n व्हिच इज पॉजिटिव, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बिकम्स n टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर है a, और मैं आपको कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a और 2 टाइम्स a। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये 2 है स्केलर नंबर n, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम अपने वेक्टर को। तो जब हम अपने वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर होने की वजह से उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब भी एक वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब है अगर हम वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर रिमेन सेम। डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक का सेकंड केस है व्हेन n इज नेगेटिव, और इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लेस देन 0।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अगर एक वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास एक वेक्टर है ए, लेकिन अब की बार मैं आपको कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ -3a। तो स्टूडेंट्स अभी नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है 3 मींस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर नंबर, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर इफेक्ट वही आएगा जो हमने पॉजिटिव केस में डिस्कस किया था। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर becomes n times, but due to negative sign direction become opposite to the ओरिजिनल वेक्टर। के स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू नेगेटिव साइन वो ओरिजिनल वेक्टर के ऑपोजिट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड केस। अगर थर्ड केस की बात की जाए तो थर्ड केस में n स्केलर नंबर नहीं होगा बल्कि n एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वो स्केलर क्वांटिटी मास भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स थर्ड केस को लिखते हैं when n is a scalar quantity। तो स्टूडेंट्स थर्ड केस के लिए याद रखिएगा, जब भी हम एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अगर इस वेक्टर को मैं एक स्केलर क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई करवाऊं तो स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट क्या आएगा, मोमेंटम, जो कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। अगर एक और एग्जांपल कंसीडर की जाए, अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन हो, अगर इस वेक्टर को मैं एक स्केलर क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई करवाऊं तो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आएगा, फोर्स, विच इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो रिजल्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी, एक नया वेक्टर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट पॉइंट इज दैट कि नई आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे they are equal to the product of the units of the quantities which are multiplied। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट फॉर्मूला को देखा जाए
तो मोमेंटम के यूनिट्स क्या होंगे? मोमेंटम के यूनिट्स मास और वेलोसिटी के यूनिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स मास का यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स जब हम केजी को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का आएगा? मोमेंटम का। अगर सेकंड फॉर्मूला की बात की जाए स्टूडेंट्स, मास का यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने देखा कि एक स्केलर क्वांटिटी को अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी। बिल्कुल इसी तरह से न्यू फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने के लिए हम उन वैल्यूज के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से न्यू फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया गया है। जिस तरह हमने एग्जांपल्स में देखा, मोमेंटम किसका रिजल्ट था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम के यूनिट्स भी क्या होंगे? द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर सेकंड फॉर्मूला को देखें तो हमारा रिजल्टेंट क्या आया था? फोर्स। किन फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाने से? एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया एक स्केलर क्वांटिटी मास के साथ तो हमारा रिजल्ट क्या आया? फोर्स। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्स के यूनिट्स कैसे आएंगे? जिन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाने से फोर्स को डिराइव किया गया है उन्हीं दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवाने से फोर्स के यूनिट्स आ जाएंगे। और हमने फोर्स के यूनिट्स को डिराइव किया जो कि क्या थे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर के तीनों केसेस को डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने से पहले अगर मैं वर्ड यूनिट का मतलब आपसे पूछूं तो यूनिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वन। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ वेक्टर whose magnitude is 1। तो स्टूडेंट्स ये थी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। लेकिन यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या होगी? इसको हम यूज क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग होगी सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर को हम स्टडी क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यूनिट वेक्टर के सिंबल को देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है ए। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। और अगर हमारे पास एक वेक्टर बी हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी कैप। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसी वेक्टर का सिंबल यूज करेंगे बट उसके ऊपर एक कैप लगाएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? यूनिट वेक्टर को। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर?
यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर हम लिख सकते हैं एक वेक्टर के टू मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिंपल लाइट फेस लेटर यूज करूंगा, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं लिखूंगा ए कैप। जैसा कि हमने यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस में देखा कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने डेफिनेशन के मुताबिक वेक्टर को किस तरह से लिखा? A vector A is equal to the product of its magnitude and its direction। मैग्नीट्यूड के लिए हमने सिंपल A लिखा और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर A कैप लिखा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला से अगर मैं यूनिट वेक्टर A कैप की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो A कैप की वैल्यू आएगी वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अगर हमें एक वेक्टर A गिवन हो और उस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड गिवन हो, अगर हम वेक्टर A को वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? यूनिट वेक्टर, जो कि किस चीज को शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद अगर मैं यूनिट वेक्टर की एग्जांपल्स को डिस्कस करूं, अगर हम ये देखें कि यूनिट वेक्टर्स की एग्जांपल्स क्या हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने 3 एग्जांपल्स अपने माइंड में रखनी है। जिस तरह हमारे पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 3 यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस की तरफ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो है आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस की तरफ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? जे कैप। एंड फाइनली जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज के कैप। तो स्टूडेंट्स, ये थी पहली 3 एग्जांपल्स यूनिट वेक्टर्स की। फर्स्ट वन इज आई कैप, देन जे कैप, देन के कैप। आई कैप इज यूज्ड फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूज्ड फॉर वाई एक्सिस and k cap is used for z axis। तो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, लेकिन वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल ना करूं तो मुझे इस वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 बट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मुझे एक पूरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर अगर मैं सिंपल उस वेक्टर को ऐसे लिख दूं 2i कैप, तो इसका मतलब भी यही है कि वेक्टर ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, लेकिन आई कैप किस चीज को शो कर रहा है? आई कैप हमें बता रहा है कि इस वेक्टर 2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी? एक्स एक्सिस की तरफ। अगर आई कैप की जगह जे कैप होता तो ये वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग होता? वाई एक्सिस के। और अगर यहां पर आई कैप की जगह के कैप होता तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी थी? जी एक्सिस। स्टूडेंट्स, अभी हमने यूनिट वेक्टर्स की 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। इनके अलावा 2 मोर एग्जांपल्स भी हैं। एक है आर कैप और लास्ट वन है एन कैप। स्टूडेंट्स, आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the direction of a vector। For example students, हमारे पास एक वेक्टर R है जिसकी डायरेक्शन को हम वेक्टर के हेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम इस वेक्टर r की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे विच इज r कैप। तो स्टूडेंट्स r कैप के बाद हम देखते हैं कि n कैप क्या है। स्टूडेंट्स n कैप इज द नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सरफेस है, अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट्स इस परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम नॉर्मल वेक्टर n कैप यूज करेंगे, जिसके लिए आप एक कन्वेंशन याद रख लें कि अगर एक सरफेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पड़ी हुई है तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? वर्टिकल। लेकिन अगर एक सरफेस वर्टिकल पोजीशन में है तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये थी यूनिट वेक्टर्स की एग्जांपल्स जिसमें हमने आई कैप, जे कैप, के कैप, आर कैप और एन कैप को डिस्कस किया। जी स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक वेक्टर को एक स्केलर नंबर या फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।